लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में पस्त सभी पुराने समाजवादी अब लामबंद हो रहे हैं। कभी कांग्रेस विरोध के नाम पर एकजुट होने वाले लालू, नीतीश, मुलायम, चौटाला और देवेगौड़ा इस बार मोदी को घेरने के लिए अपनी अपनी पार्टियां खत्म करने के लिए भी तैयार हैं। सभी समाजवादियों को एक साथ मिलाकर दोबारा जनता दल बनाने की बात भी शुरू हो चुकी है। मोदी लहर की चपेट में आकर लालू और नीतीश अपनी दुश्मनी तो लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही भुला चुके हैं। अब इस बात पर बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या मोदी को घेरने के लिए जनता दल से छिटके समाजवादियों का विलय होने वाला है और क्या जनता दल को जिंदा करके फिर खड़ा हो पाएगा तीसरा मोर्चा। राजनीति के महारथियों की ये मीटिंग मामूली नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के दिल्ली वाले बंगले में समाजवाद के धुरंधर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बंदी की रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा हुए और लगे हाथ समाजवादियों के विलय का बड़ा संकेत भी दे गए। आज सिद्धांत रूप में राजनीतिक तौर पर यह सहमति बनी है कि हम लोगों को मिलना है, एक साथ काम करना है और हमने इसलिए कहा कि ये जो एकजुटता है ये एकात की तरफ भी बढ़ सकता है, एक पार्टी की तरफ भी बढ़ सकता है। इस बात की कोई संभावना है कि आप लोग सारे फिर से एक पार्टी में? हाँ, एक होने के दिशा में हम लोग आज यहाँ बीज डाला गया है। इसको और आगे बढ़ाना है, विमर्श वगैरह करके अपने साथियों से, पार्टियों में सब लोगों से, अदर पार्टियों से मिल करके। इस मीटिंग में मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जनता दल सेक्युलर के HD देवेगौड़ा जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। सबने मिलकर तय किया कि मोदी सरकार को संसद से सड़क तक चैन से नहीं रहने देना है। इकट्ठा होकर के देश के नौजवानों के बेरोजगारी का, किसानों का, काला धन का, हर खेत को पानी, हर खलिहान को उन्होंने कहा था, हर हाथ को काम। और ये कहीं कोई नदारत है यूपी गवर्नमेंट का, जो कार्यक्रम है वही चल रहा है नाम बदल के, तो हम लोग चुप बैठे नहीं रहे। अब बड़ा सवाल ये है कि कभी कांग्रेस का विरोध करने के लिए बनने वाला समाजवादियों का जनता दल क्या इस बार मोदी को पछाड़ पाएगा, वो भी तब जब सीन से लेफ्ट फ्रंट गायब है। I do not know what they mean by that front. Whether they mean inviting all non-BJP, non-Congress parties. That also it is not clear because they have not invited left parties. ये सवाल इसलिए क्योंकि 1988-89 में जब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बना था तब जनता दल को बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के समर्थन की जरूरत पड़ी थी। इस बार बीजेपी की जगह कांग्रेस ले सकती है, इतना इशारा तो लालू प्रसाद यादव कर ही रहे हैं। तो लोग यहाँ जो बैठे थे, हम लोग के कुल खानदान देखिए, कुल खानदान के लोग यहाँ बैठे थे उनके, तो हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी का अगर पूछिएगा कांग्रेस पार्टी तो वो भविष्य में हम लोग देखेंगे किससे क्या करना नहीं करना। सवाल ये भी है कि क्या जनता दल के विलय के साथ साथ मोदी के विरोध में तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो सकता है। लोकसभा चुनाव के पहले भी मोदी को घेरने के लिए थर्ड फ्रंट के नाम पर ऐसी ही कवायद हुई थी। 30 अक्टूबर 2013 को नई दिल्ली में रैली करके तीसरे मोर्चे के नेताओं ने ऐलान किया था कि अब उनकी ताकत पूरा देश देखेगा। उस वक्त लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ थे और तब वो थर्ड फ्रंट को सियासी शिगुफा ही मान रहे थे। बाकी तो लोग थर्ड फ्रंट कौन फ्रंट बनाते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया पार्टी है। तब लालू की बात सच निकली थी, थर्ड फ्रंट बनने से पहले ही लापता हो गया। लेकिन अब बदले हालात में नीतीश कुमार के साथ साथ खुद लालू कह रहे हैं कि मोदी को पछाड़ने के लिए जनता दल का बिखरा कुनबा एक भी हो सकता है। क्या आप सब मिलकर एक राजनीतिक मैं उस दिशा में बढ़े हैं, उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारा हल जो आज नाधे हैं, हल हम लोग उसी दिशा में जोतने जा रहे हैं खेत को। आमतौर पर इससे पहले थर्ड फ्रंट बनाने की बातें चुनाव से 6 महीने पहले होती थी, लेकिन पहली बार चुनाव के 6 महीने बाद
जनता दल को जिंदा करने और तीसरे मोर्चे की बुनियाद रखने की सुगबुगाहट शुरू हुई है। लोकसभा चुनाव में मोदी के जादू के बाद जो सियासी माहौल है, उसे देखते हुए अब बड़ा सवाल ये भी है कि ये मोर्चाबंदी मोदी को पछाड़ने के लिए हो रही है या फिर मोदी लहर में अपनी अपनी पार्टियों का वजूद बचाने के लिए। मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल बड़ा ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट है। जी हां, अस्तित्व बचाने के लिए अब ये पार्टियां क्या एक हो जाएंगी, और अगर एक भी हो गई तो क्या मोदी को चुनौती दे पाएंगी? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस। और इस बहस में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा जी, स्पोक्स पर्सन जनता दल यूनाइटेड के और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन साहब, सीपीआई की वरिष्ठ नेता अमरजीत कौर साहब और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह साहब। सबसे पहले राजीव रंजन जी, आपसे, काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ाएंगे आप? जी देखिए, आज जो लोग मिले हैं वो 1977 में हम ये कह सकते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई से उपज करके ये आए, और उसके बाद और कितने दिन में टूट गए थे? और कितने दिन में टूट गए थे राजीव रंजन जी, ये भी बता दीजिए इतिहास देखकर। लगता है राजीव रंजन जी से संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। सीधे चलता हूं रविदास मेहरोत्रा जी के पास। रविदास मेहरोत्रा जी, 77 की लड़ाई की बात कर रहे हैं। 77 की लड़ाई में तो मोदी की पार्टी भी आपके साथ थी। देखिए, उस समय देश में आपातकाल लगा था और हम लोग 20 महीने आपातकाल में लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। उसके बाद जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद आपस में कोई विवाद हुआ, झगड़े हुए, जिस कारण पार्टी टूट गई। अगर वो पार्टी टूटी न होती तो जनता को उसका समर्थन पूरा मिल रहा था, जनता साथ में थी। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि जनता पार्टी टूट गई। लेकिन आज सवाल ये है कि विपक्ष जो है वो मजबूत कैसे हो, और जो केंद्र में सरकार है, जो उसने वादे किए थे, वो वादे आज पूरे नहीं हो रहे हैं, और जनता की जो आशाएं थी वो आशाएं टूट रही हैं। तो आज इस बात अभी तो 5 महीने हुए हैं रविदास मेहरोत्रा जी, अभी तो 5 ही महीने हुए हैं। संघर्ष करने का काम हो, अभी तो 5 ही महीने हुए हैं। ये तो अखिलेश सरकार के बारे में भी कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए अखिलेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरा करने का काम किया है, और उन वादों के ऊपर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। लेकिन दिल्ली में विपक्ष को कमजोर करने का काम हो रहा है। आज विपक्ष तो अपने आप कमजोर हो गया है। विपक्ष मजबूत हो, और उत्तर प्रदेश में पूरी सीटें हार चुके हैं आप। उसी को उत्तर प्रदेश में खाली मुलायम सिंह प्राइवेट लिमिटेड को सीटें मिली हैं, बाकी तमाम सीटें आप हार चुके हैं। उनके परिवार को ही सीटें मिली हैं, बाकी तमाम सीटें आप हार चुके हैं। इस जन्नत की हकीकत को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दीपक जी, आज इस बात की आवश्यकता है कि सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर के, जैसे ये आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता पक्ष मजबूत हो, वैसे इस बात की भी आवश्यकता है कि विपक्ष मजबूत हो, और सड़क से लेकर संसद तक आज संघर्ष करना है। जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के, और जो वादे किए थे दिल्ली की सरकार ने, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आज उन वादों को पूरा कराने के लिए सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करने की आवश्यकता है, और इसलिए तमाम जो पार्टियां हैं वो मिल रही हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जनता की समस्याओं का हल निकले और देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो। ये चलिए, मानिए आपकी बात, मानिए आपकी बात। आपने पहले कहा, मानिए आपकी बात। भारतीय जनता पार्टी से चूचू का मुरब्बा कह रही है रामेश्वर प्रसाद,
रामेश्वर चौरसिया जी, क्या ये चूचू का मुरब्बा साबित होगा? नहीं दीपक जी, एक बात सही है, आपने एक वर्ड यूज किया, अस्तित्व का जब खतरा होता है तो इस तरह के संगठन और सभी विरोधी एक साथ आते हैं। ये बात आपने सही बोला। 77 का मामला उन्होंने, राजीव जी ने उठाया था। मैं मानता हूं कि 77 में ये सब एकजुट हुए थे। और उतना ही नहीं था दीपक जी, 77 के लड़ाई में आज लालू जी हो, नीतीश जी अग्रणी नेता थे। देश को बड़ी उम्मीद थी क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। आज हालत इन पार्टियों की ये है कि जाति और मजहब के आधार पर हमेशा चुनाव जीतने के अपेक्षा लेकर के चलते हैं। लेकिन ये पहली बार इस देश में हुआ है, इन पार्टियों को लग गया कि कांग्रेस के बूते की बात नहीं है बीजेपी को रोकना, कांग्रेस की इमेज खराब है। इसीलिए हरियाणा और महाराष्ट्र में जब सफलता मिली, उस सफलता का पहले तो ये समझते थे कि ये लोकसभा तक है, लेकिन ये दोनों में जब हम पूरी तरह से जीते तब इनको ये एहसास हुआ कि अब तो बारी बिहार की है, झारखंड की है, उत्तर प्रदेश की है, बंगाल की है। ये एहसास, ये डर जो इनको है, सत्ता से दूर होने का डर। मैं इन लोगों से एक ही सवाल पूछता हूं, आखिर आप इकट्ठे हुए थे, एजेंडा क्या है? एजेंडा है भाजपा को रोको, सरकार के खिलाफ। सरकार बने तो 5 महीने हुए हैं, 5 महीने में 6 बार पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। आप नहीं माने, देश की जनता देख रही है। सवाल इसका है दीपक जी, 77 पर मैं जो बोल रहा था, इन पार्टियों के अस्तित्व का ही संकट नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी का भी संकट है, विश्वसनीयता का संकट है। क्योंकि 90 के बाद, कांग्रेस की बात भूल जाइए, 90 के बाद 77 के मसीहा लोगों ने बिहार में राज किया, मोर और लेस उत्तर प्रदेश में राज किया, और सबके सब भ्रष्टाचार में फंसे, मुख्यमंत्री तक जेल में गए। आज चारा घोटाला में वो जेल गए, आज उसी तरह का दवा घोटाला, सोलर प्लेट घोटाला यूपी में भी जानते हैं, सीबीआई की तलवार लटकी है। तो जनता के बीच में इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। ये एक हो जाए तो उसे हमें और फायदा होगा। जनता ये समझ जाए कि देखो सत्ता के लोलुप लोग फिर दोबारा वो एक हो रहे हैं क्योंकि सत्ता इनसे जाती नजर आ रही है। लेकिन ये स्वाभाविक है, इसमें अच्छा नीतीश जी अब फ्री हो गए हैं, वहां भी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई है, तो नीतीश जी का एक खुंदक तो मोदी जी से पहले ही था, जिस तरह वो अलग हटे थे। अब उनको लगता है कि बाकी पार्टियों को कोऑर्डिनेट करके हम अपना थोड़ा अस्तित्व है, राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ी हमारी पहचान बनी रहे, ये दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको भी पता है न बिहार में इनकी सरकार रहनी है, न इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रहनी है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल रामेश्वर जी, मैंने आपका पॉइंट माना, क्योंकि इन सबको ये तो अब एहसास हो गया। पहले देख लीजिए कांग्रेस जी, मैंने आपका पॉइंट माना, इसी पॉइंट को मैं आगे ले जाऊंगा। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ये सब कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार का नया राजनीतिक ड्रामा है, ये आरोप लगा रहे हैं रामेश्वर चौरसिया। और क्या नीतीश कुमार सबको एकजुट कर पाएंगे? राजीव रंजन जी, आपसे सवाल है ये। दीपक जी, रामेश्वर चौरसिया जी को देखिए, बिल्कुल मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी इतिहास पर हम लोगों की काफी लंबी चर्चा हो रही है, तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि 1971 में श्रीमती गांधी, स्वर्गीय गांधी की जो लोकप्रियता थी, और 74 आते आते देश में जो वातावरण बना, उसके बाद हमारी भी सरकार बनी, और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, राजीव गांधी को एक विराट जनादेश मिला, और फिर जो परिस्थितियां पैदा हुई, तो ऐसा नहीं है कि इस जनादेश के बाद आपके खिलाफ जनता नहीं होगी। अगर आपने वायदे किए हैं और इन 150 दिनों में उन वायदों की हकीकत जनता के सामने खुलने लगी है, काला धन के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, क्षेत्रीय सवाल पर, कमजोर राज्यों के आर्थिक सशक्तिकरण के सवाल पर, आपके जो कोरे वायदे हैं उनको जनता अब कसने लगी है। और इसीलिए ये चुनाव के पूर्व का गठबंधन नहीं है, ये कार्यक्रमों के आधार पर ठीक सरकार बनने के 5 महीने के अंदर इस गठजोड़ की बुनियाद पड़ रही है, जिसकी परिणति पहले दल हो सकता है, फिर उसके बाद मोर्चा हो सकता है। और मैं आपको एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, जो जनादेश आपका है, इसने कई तरह की जिम्मेवारियां आप पर दी हैं। प्रतिपक्ष को जिस तरीके से आप आंक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सोच अधिनायकवादी सोच है। कहना चाहता हूं, जो जनादेश आपका है, इसने कई तरह की जिम्मेवारियां आप पर दी हैं। प्रतिपक्ष को जिस तरीके से आप आंक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सोच अधिनायकवादी सोच है। बराबर प्रतिपक्ष को जनता के सवालों को रखने का अधिकार है, और अगर उन सवालों का समाधान आप ढूंढ नहीं पाए, तो देशव्यापी जो जनता का आक्रोश है, उसका सामना करने के लिए आपको तैयार होना होगा। और हम सड़क पर भी लड़ेंगे, संसद में भी आपके खिलाफ लड़ेंगे।
अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आप इनके मोर्चे में शामिल होंगे? देखिए अभी ये लोग अपना काम कर रहे हैं, इन लोगों ने अपनी बैठक की है। जो बात यहां पे अभी उभर के सामने आई, आज बीजेपी इतर आ रही है, लेकिन चुनाव के पहले पूरे देश में गठबंधन के लिए भाग रही थी। जो जहां मिला, तिनका मिला या रोड़ा मिला, उससे गठबंधन किया। लगभग 30 दलों से गठबंधन किया। और जब इनको जनाब, कांग्रेस भी तो भाग रही थी गठबंधन के लिए, आप बीजेपी को क्यों दोष डाल रहे हैं? कांग्रेस भी भाग रही थी गठबंधन के लिए, उसके साथ ही छोड़ छोड़ के भागते रहे, बीजेपी उनसे गठबंधन करती रही। गठबंधन पे जो प्रतिक्रिया दी बीजेपी ने गठबंधन धर्म के ऊपर, उस पे मैं ये प्रतिक्रिया दे रहा हूं। और जब स्वयं अपने बल पे 282 सीटें पा गए, तो अपने गठबंधन दल के समर्थकों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये क्या किया, या जो एनडीए के मुखिया थे माननीय आडवाणी जी, उनके साथ क्या किया, वो आपने देखा है आज। और जो आपने बात की कि मोदी को रोकने के लिए गठबंधन बन रहे हैं, देखिए पैकेजिंग और मार्केटिंग से एक समय छा सकते हैं आप बाजार में, लेकिन टिके रहने के लिए आपकी क्वालिटी निर्भर करती है। आपकी अगर मटेरियल की क्वालिटी नहीं है स्वीकारोक्ति की, तो वो टिके नहीं रह सकते हैं। और 5 महीने, चाहे रेल बजट हो, चाहे फाइनेंस बजट हो, चाहे उसके बाद पूरा देश, दुनिया का 4 राज्य 5 देशों का भ्रमण हो, या हिंदुस्तान में कोई उठाए गए ऐसे कदम, कहीं नहीं ये दिखा रहे हैं कि यह क्वालिटी वाली सरकार है या क्वालिटी वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐसा कहीं आभास में नहीं हो रहा। हम 5 महीने 6 महीने में निर्णय की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन रास्ता तो 5 महीने में चुन ही लेता है व्यक्ति कि हमें किस रास्ते पे चलना है। अरे जनाब, अमेरिका में छा गए मोदी, आपने अखबार नहीं पढ़े थे क्या? डिफाइन किया, अमेरिका में छा गए मोदी, सब अखबारों में छपा था। हम देखिए, अब अखबार देखिए मीडिया का आज मैं क्या कहूं, कहना नहीं चाहिए। धन है सोशल मीडिया का कि जो बहुत सी चीजों की जानकारी दे रहा है। अदरवाइज आज की मीडिया के भरोसे तो इस देश के लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खास तौर से मैं बात कर रहा हूं, देश के लोगों को बहुत चीजों को पता ना लगता, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया नहीं होता तो। जैसे अभी माननीय मनमोहन सिंह जी जापान से आए, क्या हिंदुस्तान का इतना बड़ा अवार्ड मिला, कितना उनको स्थान मिला, हम उस पर बहस में नहीं जाना चाहते। हमारा चैनल नहीं देखते आप? मिला क्या हमें? हमारा चैनल नहीं देखते आप? एक मिनट, अगर हमारा चैनल नहीं देखते अखिलेश प्रताप सिंह जी? आप सब जगह मैं देखता हूं। मैंने कहा कि सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात, जो आपने बात छेड़ दी, हम इतने देश घूम के आए, हमारे देश को मिला क्या? हम कोलिशन कर रहे हैं बाहर से पैसे लाने का। यहां से टाटा चाइना चला गया, चाइना से अभी कोई आया नहीं, लेकिन टाटा चला गया, चाइना इन्वेस्टमेंट वहां चला गया। हम अगर एक एक करके उस पर भी बात करें तो उस पर भी डिटेल बहुत कुछ आपको दे सकता हूं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, जैसे मैं आपको गिनाऊं, ये लोकतंत्र से हट के एक तंत्र की तरफ जो ये देश जा रहा है, ये देश के लिए बड़ा खतरा है। चुनाव के पहले, चुनाव में जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि बीजेपी नहीं मोदी को वोट देना है, एक बार राजनाथ सिंह जी ने 2 मिनट के लिए एक इश्तिहार निकाला भी बीजेपी को वोट, तुरंत वापस लेना पड़ा उन्हें। आज आपने हटा दिया योजना आयोग को, बयान दे दिया, कोई सब्स्टिट्यूट बनाए नहीं, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है कि कोई और चैनल भी कहीं निर्णय ले, सिर्फ एक व्यक्ति निर्णय लेगा। आप खामोश हैं आज लोकपाल पे, कुछ नहीं होने दे रहे हैं। आज आप खामोश हैं फूड सिक्योरिटी बिल पे, कुछ नहीं होने दे रहे हैं आप। आज आप खामोश हैं लैंड इक्वेशन बिल पे, कुछ नहीं हो रहा, उस पर तरह तरह के मंत्री बयान दे रहे हैं। मनरेगा पे खामोश हैं। जो गरीबों से, देश की बाबूदी से जुड़े मुद्दे हैं जो व्यापक हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। बस कुछ इंडस्ट्री। अरे वो तो ठीक है अखिलेश जी, लेकिन जनता परिवार के साथ आप क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूं, खतरा इस बात का है। क्या ये जनता परिवार के साथ आप क्या करेंगे जो एकजुट हो रहा है? मोदी को अकेले तो आप रोक नहीं पाएंगे, तो क्या इनका सहयोग लेंगे आप? काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये हर दल को अपना अधिकार है अपने भविष्य की रणनीति बनाने की। वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम अपनी रणनीति बनाएंगे।
चलो आप अपनी रणनीति बनाएंगे, आप अपनी रणनीति खुला नहीं करना चाहते, मोदी खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं करना चाहते हैं आप, ठीक है। हम राष्ट्रीय पार्टी, हमारी रणनीति किससे क्या अलायंस करना है टोनी कमेटी बताती है, वर्किंग कमेटी तय करती है। जब कोई ऐसी अवसर आएगा तो वहां से आपको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, 5 महीने में ये साबित हो गया है कि ये वो मटेरियल नहीं है कि पैकेजिंग मार्केटिंग के बाद ये टिके रह सकें। इन्हें आभास हो गया था, तभी ये आकाशवाणी कर रहे थे कि हम पे यकीन करो, कितना काला धन है कि नहीं, ये क्या है। ये सफाई क्यों जनता को पेश कर रहे थे? क्योंकि इसका सूचना इनकी भनक माननीय मोदी जी को लग गई थी कि जनता बहुत इनसे एतबार करना बंद कर रही है। तो ये कारण है, ये चलिए भनक आपको लग गई होगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे ले जाना है। मैं मानता हूं भनक आपको लग गई होगी, लेकिन अमरजीत कौर जी, दीपक जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। रामेश्वर जी, अमरजीत कौर जी को एक मौका भी नहीं मिला है। मैं आपसे पॉइंट बार पॉइंट जवाब लूंगा, लेकिन अमरजीत कौर जी, क्या तीसरा मोर्चा बनता आप देख रही हैं और क्या लेफ्ट पार्टी उसमें शामिल होगी अगर जनता दल का विलय होता है? क्या एक मोर्चा आप देख रही हैं मोदी के खिलाफ? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप तमाम लोगों को मोदी से डर लगने लग गया है, उधर आपको ममता बनर्जी से डर लग रहा है और इधर मोदी से। दीपक जी, आपने बहुत लंबा समय दिया बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, इसलिए मुझे टोकिएगा नहीं, मैं भी अपने 2-4 पॉइंट्स बोल दूं। पहली बात तो ये कि ये संसदीय जनवाद है, इसमें ग्रुपिंग्स होना, रीग्रुपिंग्स होना, अलाइनमेंट्स होना, रीअलाइनमेंट होना कोई नई बात नहीं है, ये होगा ही। दूसरी बात मैं सीधे सीधे कहना चाहती हूँ कि जो लोग कभी एक साथ हुआ करते थे, अलग हो गए थे, वो अगर एक साथ बैठ करके कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लग रही थी कि बीजेपी के नेता कह रहे थे कि ये तो जातिगत गठबंधन वाले, तो बीजेपी ने जाति का कार्ड नहीं खेला, ये मैं कैसे मान लूं? बहुत कार्ड खेला उन्होंने और अब भी खेल रहे हैं। साथ में उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि डीजल के दाम घट गए। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो यूपीए की तरह एनडीए भी बोलेगी, क्या बोलेगी? ये तो इंटरनेशनल मार्केट का चक्कर है, हमारे हाथ में नहीं है। और अब इंटरनेशनल मार्केट के चक्कर में कम हो रहे हैं, तो अब ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मोदी जी ने घटा दिया। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अमेरिका में मोदी जी छाए नहीं, क्या करने के लिए गए थे? जो हमारे देश में लगभग 1500 रुपए में पर मंथ ट्रीटमेंट होती थी कैंसर की, वो मोदी जी ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए खेल खेल के गए कि वो 1,20,000 का पैकेज हो गया है पर मंथ की ट्रीटमेंट कैंसर के लिए, और जो 200 रुपए की वाइल थी वो 5,000 रुपए हो गई। तो जिस मेडिसिन स्क्वायर पे वो भाषण दे रहे थे वो फार्मास्यूटिकल्स की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। इसलिए कहां कहां वो किस देश में जा रहे हैं और देश के कौन से हित बेच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता समाज के सामने आएगा। आपने पूछा वाम पक्ष क्या करेगा? सवाल ये नहीं है कि मोदी जी को कोई रोक पाएगा या नहीं, रोकने का कहा क्वेश्चन, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश में राज कर रहे हैं, उनको बहुमत है। सवाल सिर्फ ये है कि जो उन्होंने वायदे किए वो अगर पूरे नहीं करते हैं, उनके लिए कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। इसलिए जो भी ग्रुपिंग्स होंगी वो उनकी होंगी। हम वाम पक्ष की पार्टियां भी आपस में चर्चा करके महंगाई के प्रश्न पे, भ्रष्टाचार के प्रश्न के, काले धन के प्रश्न के ऊपर, नौजवानों के रोजगार के प्रश्न के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, श्रमिक कानूनों पे हमला हो रहा है, ट्रेड यूनियन आंदोलन में आ रही हैं, उस प्रश्न के ऊपर कल को मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसका मतलब होगा कि कोई तीसरा, चौथा, 5वां मोर्चा बन रहा है क्या? जो भी सरकार सत्ता में आई है, चाहे 5 महीने हुए हैं या आगे महीने बढ़ने हैं, क्वेश्चन ये है कि पब्लिक को जो उन्होंने वायदा किया उसकी जवाबदेही उनकी बनती है। उन्होंने जो दिशा दिखाई है, रास्ता दिखाया है, वो ही बताता है कि वादा खिलाफी की जा रही है, हर प्रश्न के ऊपर वादा खिलाफी हो रही। तो जनता तो मैदान में आएगी, पॉलिटिकल लामबंदी होगी। इसलिए इस वक्त तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और हम बहस करें कि ये तीसरा मोर्चा है या चौथा मोर्चा है।
सीधे सीधे बात यह है कि लड़ाई के मैदान में लोग उतरेंगे, अपने अपने तरीके से उतरेंगे। अब उन लोगों ने आपस में बातचीत किया, आगे उनका क्या निर्णय क्या नहीं हम नहीं जानते, पर हम ये जरूर जानते हैं कि वामपक्ष की पार्टियां, हम भी मैदान के अंदर आंदोलन में कूद रहे हैं। इसलिए कन्वर्जेंस भी हो सकती है मूवमेंट्स की आगे चल करके, कि हर कोई अगर पब्लिक इश्यूज पे लड़ेगा तो किन्हीं इश्यूज के ऊपर लोग अलग अलग भी लड़ते नजर आएंगे, इकट्ठे भी लड़ते नजर आएंगे। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। यूपीए गठबंधन में जो लोग थे एनडीए में आ गए, कोई किसी जमाने में 24 पार्टियां थी वाजपेयी जी के साथ, उनमें से टूट के यूपीए में आ गई। तो ये तो लामबंदियां होती रही हैं, कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये जनवादी चुनावों का माहौल होता है, पर नारों से सरकार नहीं चला करती। दीपक जी, नारों से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, नारों से नहीं चला करती। आप ज्यादा देर लोगों को नारों के आधार के ऊपर और रोजमर्रा इवेंट मैनेजमेंट और छुर्रे छोड़ने से नहीं चलती है। लोग तो जवाबदेही मांगेंगे क्योंकि उन्होंने भरोसा किया है। और कोई अगर मुझे ये कहे कि सब जो है खत्म हो गए, कहां से खत्म हो गए दीपक जी? सिर्फ 55% लोगों ने वोट डाला था, 45% एडल्ट वोटर ने वोट नहीं डाला। उस 55% जो टोटल वोटर था उसमें से सिर्फ 31%, 31% मैं आर्गुमेंट नहीं मानता अमरजीत कौर जी, मैं आर्गुमेंट नहीं मानता जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। वैसे ही जीती है पश्चिम बंगाल में, अगर जीतती है तो माने या नहीं माने, ये बताता है कि बीजेपी। अमरजीत कौर जी, आपका टाइम खत्म होता है, आपने बड़ी लंबी कहानी सुना दी। कहानी सुनाएंगे लोग तो जवाब कैसे दिया जाएगा? सारी जनता, ये नहीं है सच, ये सच नहीं है। रामेश्वर चौरसिया जी, आपका जवाब, कई सारे बुलेट क्वेश्चंस आप पर दाग दिए गए। ये सच नहीं है कि सारी जनता मोदी जी के साथ हो गई और उनकी हवाई चलती जा रही है। अलग अलग पूछे होते तब तो मैं तो भूल ही जाता हूँ कितने सवाल हो गए। चलते उनको बहुमत मिला है, इसलिए हम जनता के फैसले का आदर करते हैं। इनको बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। ये भाषण दे रही है, मौका नहीं मिलता मंच पे। बोलिए रामेश्वर जी, कि सवाल दोहराऊं मैं? भाषण तो आप भी दे रहे हैं दीपक जी, आप भी भाषण ही दे रहे हैं चौरसिया जी। दीपक जी, दीपक जी बोल रहे हैं बीच में। अमरजीत जी एक मिनट, आप सुन, नहीं आप सुन लीजिए। पहले तो आप जो सवाल जो कह रही हैं, लगता है कि एकदम रटा रटा पढ़िए नहीं, आप सोच के थोड़ा बोलिए, खुद भी उसको सुनिए। आप कह दी 55% लोगों ने वोट दिया। आप बताइए हिंदुस्तान के इतिहास में 100% वोटिंग होती है क्या? जो वोट देती है जनता उसी से चुना जाता है। और इस बार ओहो, एक मिनट आप सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। मिले आप सीनियर नेता हैं, 69% आपके साथ नहीं है। अब जितनी ओहो, आपको 90% का भी वोटिंग मिला है क्या? 100% आपको मिला है? 32 साल राज की तो 33 साल बंगाल में, आप उस पर क्यों जा रही है? देखिए, आज सवाल यह है कि हम कहीं दम्भ की बात कर रही हूँ, मिल रहे हैं, यहाँ नहीं लोकतंत्र अधिकार है, दम्भ घमंड नहीं घुसना चाहिए। सुन तो लीजिए ना, दम ये आपके दिमाग में है कि हमको दम्भ है क्योंकि आप छटपटा रहे हैं, अपनी नाकामियों से आप छटपटा रहे हैं, तो वो हमारी परेशानी नहीं है। हमें कोई दम्भ नहीं है, हम जनता के काम के लिए कह रहे हैं। अपोजिशन आप हैं, आपका विरोध करना काम है, आकलन करना देश की जनता का काम है। सभी पार्टियों का लबोलबाब यही है कि मोदी को रोकना है, पॉपुलैरिटी को रोकना है, बीजेपी को रोकना। मैं एक सवाल कहता हूं, देखिए हो क्या गया है कि अभी जो मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह चल रहा है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये मैंने पहले ही बोला कि हरियाणा और महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद ये पार्टियां छटपटाहट में है। मैं मानता हूं कि अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहिए। ये कोई एजेंडा कहते हैं के वार है, 5 महीने में सारा ये जवाब लेने लगे कि 5 महीने में क्या हो गया। अभी अखिलेश जी बोल रहे थे कि एक जो 5 महीने में, अखिलेश जी 7 साल में आप जो किए और जो 5 साल से आप कंपेयर कर रहे हैं, आज तो पहले सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लोग जानता था, कहीं चर्चा होती थी विदेशों में, तो आज सभी से ऊपर नरेंद्र मोदी जी है, तो कुछ क्वालिटी होगी, कुछ कर रहे हैं, दुनिया देख रही इस व्यक्ति में कुछ पोटेंशियल है करने की। सवाल इसका भी नहीं है अभी कि आप इनके साथ आए कि नहीं आए। आप हंसते हैं, आप हर चीज का माखौल उड़ाते हैं। सुन लीजिए
आप मखौल उड़ा करके अपनी पार्टी को बर्बाद किए, हम पर एलिगेशन लगा करके अपनी पार्टी को बर्बाद किए। अमेरिका इंग्लैंड में सुन लीजिए, अमेरिका इंग्लैंड में कई टीवी शो अखिलेश जी आप सीनियर आदमी है, अमेरिका मेडिसन स्क्वायर पे भी मोदी आप कांग्रेस के सीनियर नेता है। मैं आपके आप बोल रहे थे तो एक शब्द नहीं बोला था, या तो ऐसे ही बात होगी तो मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ, मैं फिर आपको नहीं। अखिलेश जी आप सीनियर आदमी है, अमेरिका मेडिसन स्क्वायर पे भी मोदी आप कांग्रेस के सीनियर नेता है। मैं आप बोल रहे थे तो एक शब्द नहीं बोला था, या तो ऐसे ही बात होगी तो मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ, मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा। अखिलेश जी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपकी जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। ये बोलने से आप अच्छे नहीं कहलाइएगा, बीच में टोकने से अच्छे नहीं कहलाएगा। आप सुन लिया कीजिए, पेशेंस रखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ अच्छी तरह से। अब राजीव रंजन जी ने एक सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा ये लोग भी के साथ आए थे, हम इतिहास में चले जाते। सवाल ये इतिहास का नहीं है, सवाल है कि आज जो काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की हर सरकारों में और केंद्र में भी, तो जनता को विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। ये बात सही है और काम हो रहा है, तो अपोजिशन का ये काम है विरोध करना। तो मैं वही पूछा था, ये विरोध किस लिए? मोदी को रोकना है। अरे भैया ये बताओ ना एजेंडा क्या है, क्योंकि इनको मालूम है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद जहां भी चुनाव होंगे, देखिए एक समय था दीपक जी कि कांग्रेस का राज था, तो हर प्रदेशों में कांग्रेस के राज था, लोग बहुत उम्मीद किए थे। लेकिन मोदी जी ने यही कहा था ना कि 60 वर्ष नहीं, हमें 60 महीना दो, आप उनको 60 वर्ष दिए। हम कह रहे हैं आपको कि हर प्रदेश में, अमरजीत कौर जी को भी बता देता हूं कि बंगाल का चुनाव आएगा तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम बहस में रहेंगे। देखिएगा इनकी पार्टी नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी बनेगी। लोग चाहते हैं कि एक टर्न पहले हम भारतीय जनता पार्टी को दें, मोदी जी के नेतृत्व में जो अच्छी सरकार चल रही है हम प्रदेशों में भी दे। हम देख ले जिस तरह कांग्रेस के शासन में देखा सभी प्रदेशों में सरकार बना करके, तो इसीलिए ये पार्टियां परेशानी इनको मालूम है। अच्छा रामेश्वर जी, हम टॉपिक पे आ जाए, वेस्ट बंगाल के चुनाव अभी दूर है, बहस नहीं है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। हम टॉपिक पर आ जाएं और मैं प्रदीप सिंह जी के पास जाता हूँ। प्रदीप सिंह जी, ये काट की हांडी फिर से चढ़ेगी? देखिए दीपक जी, कहावत है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। पिछली लोकसभा में जनता दल परिवार के जो विभिन्न घटक थे उनके लगभग 80 सांसद थे। वो एक समय था जब देश राजनीतिक विकल्प खोज रहा था। कांग्रेस से नाराजगी थी, लोग कभी अन्ना हजारे के साथ, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ, लोग एक विकल्प खोज रहे थे राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर कि कोई नया दल, कोई नई राजनीतिक शक्ति मिले। उस समय अगर एकता की बात होती तो शायद स्थिति परिस्थिति दूसरी होती। इस एका के बारे में लोकसभा चुनाव के दौरान एक टीवी के कार्यक्रम में शरद यादव जी से मैंने पूछा था यही सवाल कि लगभग 80 सांसद हैं इस लोकसभा में, आप लोग एक होने के बारे में क्यों नहीं सोचते? उन्होंने कहा कि पार्टियों को एक किया जा सकता है, परिवारों को कैसे करें? जनता दल के अलग अलग घटक परिवारों की पार्टियां बन गए। फिर उन्होंने जोड़ा था कि हो सकता है एक भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे बाढ़ आने पर अलग अलग तरह के जानवर सब एक जगह हो जाते हैं, उस तरह से हो सकते हैं। सवाल ये है कि आज जो स्पेस था गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। 77 और 79 से आज 2014 की तुलना नहीं कर सकते आप, इसलिए कि उस समय कांग्रेस एक सार्वदेशिक पार्टी थी और बाकी पार्टियां छोटी थी। बीजेपी भी आज की कांग्रेस के बराबर नहीं थी, और मैं ये अभी मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस आज भी एक नेशनल पार्टी है, खड़ी हो सकती है, उसकी संभावना निश्चित रूप से बनी हुई है। तो ऐसे में कोई भी स्पेस, राजनीतिक स्पेस अगर आप खोज रहे हैं कांग्रेस से अलग और बीजेपी से अलग, तो वो कम है पिछले अनुभवों की तुलना में। तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। केवल हम एक हो जाएंगे इससे होता नहीं, पीछे भी नहीं हुआ। अभी राजीव रंजन जी 71 का उदाहरण दे रहे थे। 71 में ग्रैंड अलायंस बना था, सारे विपक्षी दल एक हो गए थे कि हम इंदिरा गांधी को हरा देंगे, लेकिन उस समय जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जनता इंदिरा गांधी के अलावा किसी को सुनने को तैयार नहीं थी। और उन्होंने जो उदाहरण दो दिए 71 और 84 की, वो भी सही है। ये हो सकता है, मतलब कोई असंभव बात नहीं है कि सरकार की लोकप्रियता घटने लगे, लेकिन ये भविष्य की बात है। आज हम वो बात कह नहीं सकते, केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन जनतंत्र में असली जो टेस्ट है किसी भी सरकार या नेता की लोकप्रियता का, वो चुनाव है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 2 राज्यों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए। उन 2 राज्यों में बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी थी, आज वो सत्ता में है। तो इसका मतलब जनता का रुख अभी जो लोकसभा चुनाव में बना था वो बदला नहीं है। जनतंत्र में बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक जो विरोधी हैं, विपक्ष है, वो एकजुट हो, ज्यादा ताकतवर हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? क्या नवीन पटनायक इस ग्रुपिंग के साथ आने को तैयार होंगे? क्या रामविलास पासवान आने को या रामविलास पासवान आने को तैयार होंगे? क्या अजीत सिंह आने को तैयार होंगे? अजीत सिंह तो शायद हो जाएं। आज उनकी जो स्थिति है उसमें उनके लिए बहुत विकल्प नहीं है, तो वो हो सकते हैं। लेकिन नवीन पटनायक के पास आज जितने सांसद हैं, इन 5 दलों को मिलाकर भी नहीं है। बिल्कुल। सवाल ये है कि आप एक व्यवहारिक दृष्टि से देखिए दीपक जी, ये एकता एक तरह से अच्छी बात है कि विपक्ष के बिखराव को कम किया जाए, लेकिन वही बात की क्रेडिबिलिटी, जितने नेता हैं, मेरा मानना है कि इनमें से नीतीश कुमार को छोड़कर पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बाकी लोगों की बहुत कम है। जनता की निगाह में भी, उनके अपने दलों या साथी दलों की निगाह में भी। तो ऐसे में उनके साथ आने से किस तरह का विकल्प बनेगा, इस मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं इस पर। आप आशान्वित नहीं है, लेकिन राजीव रंजन जी, जितने भी आपके नेता हैं उसमें ज्यादातर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक चीज खाली ऐड करूंगा दीपक जी, एक चीज ऐड करूंगा। एक मिनट रामेश्वर जी, जितने भी आपके नेता हैं उनमें ज्यादातर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में आप कैसे एक विश्वसनीय अलायंस दे पाएंगे, कैसे आप एकजुट हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ही बेबाक विश्लेषण प्रदीप सिंह जी ने किया है, और मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि जो पिछले अनुभव है वो बहुत अगर सुखद नहीं है तो भी उनसे सीख हमें मिली है। और अब जो ये बैठकों का दौर शुरू होगा, एक प्रभावी विकल्प बनाने के लिए हम पिछले अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बल्कि बहुत कुछ सीखा है। जिन राज्यों में जनता पार्टी या जनता दल के टूटे हुए घटक दलों से नेता उभर कर के आए, अलग अलग राज्यों में उन्होंने प्रभावशाली कार्यकाल पूरा किया और जनता के बीच किए वायदे भी पूरे किए। बड़ा सवाल यह है, बार बार चौरसिया जी भी बोल रहे हैं कि सवाल क्या है, रोडमैप क्या होगा लड़ाई का। मैं ये मानता हूं कि चुनाव के वक्त अगर आप कोई समझौता करते, कोई गठजोड़ बनाते हैं, तो चुनावी परिस्थितियां आप पर हावी होंगी। लेकिन आज ठीक 5 महीने के बाद अगर इसकी शुरुआत हुई है, तो देश में जो इम्बैलेंसेज हैं, जो विषमता को लेकर के पिछड़े और अमीर राज्यों के बीच का जो फासला है, जिस पर बड़े वायदे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभाओं में, और हमारा राज्य तो मिसाल है। जो कोई नेता जाता था, कहता था कि पैकेज देंगे, कोई कहता था विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन न उनके सामान्य बजट में कोई असर दिखा, न उनके रेल बजट में बिहार जैसे राज्यों के लिए कोई उम्मीद जगी। अब जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जो हिसाब है, उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जहां उन्होंने राशि घटा दी। तो मेरा ये कहना है कि उनको कसौटी पर कसने का समय आ गया है। 2 बजट उनके आए, एक रेल बजट और एक सामान्य बजट। जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है वो कमोबेश गरीबी बढ़ेगी, अमीर राज्य और मजबूत होंगे, कॉरपोरेट घरानों की ताकत बढ़ेगी। अगर ये सच है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि चुनाव का इंतजार नहीं करना है, हम मिलकर के सड़क और संसद में एक प्रभावशाली व्यूह रचना तैयार करें। और नीतीश कुमार जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात प्रदीप सिंह जी ने कही है कि बिहार के कायाकल्प का श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है, एक बड़े बदलाव के लिए उनको जाना जाता है। अगर वो पहल करते हैं तो देश को एक बड़ा विकल्प देने की स्थिति में नीतीश कुमार जी हैं, और मुझे लगता है बाकी नेताओं ने भी कई बड़े सामाजिक बदलाव। अरे कहाँ, वो तो अगले चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार को पूरी बिजली मिली नहीं है। राजीव रंजन जी, उन्होंने कहा था अगले चुनाव में मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, ये भी तो बता दीजिए। उन्होंने कहा था अगले चुनाव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा अगर बिहार के गांव-गांव में बिजली नहीं गई तो। मैं आपको बिजली पर आप समय नहीं देंगे, मैं आपको बताऊंगा। दीपक जी, मैं केवल आपको आपके आरोप का मैं जवाब आपको केवल 30 सेकंड में दे रहा हूं।
चाहे वो संचरण, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, जनरेशन हो, बिहार ने बड़ी छलांग लगाई है। और इंतजार कीजिए, केंद्र ने बेईमानी लगातार की है, उसके बाद भी बिहार के अधिकतर गांव में बिजली पहुंचने जा रही है। और जो उन्होंने कहा है उसके भाव को समझिए। कोई बिहार जैसे राज्य में जहां देश के औसत खपत का 7वां हिस्सा विद्युत का खपत होता रहा है, बिहार में 132 यूनिट का कंजम्पशन है बिहार में, और देश में 800 से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम किए जाते रहे हैं, वहां अगर नीतीश कुमार जी ने एक लंबी लकीर खींची है तो उसका सम्मान कीजिए। और बिहार जैसे पिछड़े गरीब राज्य के लिए अगर इतना मजबूत संकल्प नीतीश कुमार जी का दिखा है तो उससे देश के दूसरे भी गरीब राज्यों में भरोसा जगा है कि वो भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। राजीव रंजन जी, मैं तो ये देखूंगा कि वोट मांगने जाते हैं या नहीं, और अगले चुनाव में क्या हालात होते हैं वहां पर बिजली से। रामेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के तुरंत बाद मैं आपके पास आऊंगा और अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।